नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आप सभी का जीएस विद महेंद्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस श्रृंखला से बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हो रहे होंगे और आने वाली परीक्षाओं में आप सभी को अवश्य ही इस श्रृंखला से प्रश्न मिलेंगे। प्रिय साथियों, आप लगातार हमारे चैनल से बने रहें और हमारे वीडियोस को देखें ताकि आपका जीएस और भी अच्छा हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो आज हम चलते हैं आगे ही अपनी श्रृंखला को बढ़ाते हैं साथियों। जो कि हमने शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी, उसी में क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपनी श्रृंखला की शुरुआत करते हैं साथियों। जैसा कि पहला है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका विकास कहाँ पर हुआ, मणिपुर में हुआ साथियों। परंतु अब इसमें देखिए, पहला चीज तो यही पूछा जाएगा कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर है, तो ये कहाँ कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में है। ठीक, अब इसका जो उद्गम हुआ कि ये किस किस से कैसे विकसित हुआ, तो वहां पर एक लाई हैरोबा नामक त्योहार मनाया जाता था। लाई हैरोबा नामक त्योहार मनाया जाता था, उसी से इसका विकास हुआ साथियों। ठीक है, 15वीं शताब्दी में वैष्णववाद के उदय के बाद ये और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। वैष्णववाद देखो कि कई बार चर्चा में आ चुका है, तो मैं बता दूं कि जैसे कि प्राचीन समय में या मध्यकाल से पहले के समय में जो हिंदू धर्म भी कई संप्रदायों में बटा हुआ था, जैसे वैष्णववाद, शैववाद, भगवत धर्म। वैष्णववाद के को मानने वाले भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, शैववाद को मानने वाले भगवान शिव की पूजा करते थे और भगवत धर्म को मानने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते थे। तो वैष्णववाद, भगवान कृष्ण ने इसकी स्थापना की थी और इन्हीं की लोग पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक समय में मणिपुर के राजा भागचंद्र ने इसे पुनर्जीवित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी लिखी है, गीतांजलि, जिससे क्या लिया गया है, हमारा राष्ट्रगान लिया गया है। इन्होंने यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन आश्रम की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। और उससे शांति निकेतन में इस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को प्रचलित किया, जिससे इसकी प्रसिद्धि और ज्यादा हो गई दोस्तों। प्रसिद्ध प्रतिपादक यानी कि इसमें इस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े प्रसिद्ध नर्तक या नर्तकी, तो देखो इसमें क्या जो प्रसिद्ध हैं वो है झावेरी बहनें, जो कि पूछा जाता है कई बार पेपरों में पूछा गया है कि झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो दोस्तों उनका संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। अब झावेरी बहनों में कई नाम है, जैसे नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। यानी कि ये झावेरी जो है इनका सरनेम है, जैसे नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी दोस्तों। तो ये हमारा हो गया कौन सा नृत्य, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। आगे है कथक, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। इसका विकास कहाँ से हुआ है, देखो कथक उत्तर प्रदेश में और कथकली कहाँ पर है दोस्तों, केरल में। तो ब्रजभूमि की का रासलीला से, रासलीला जो है दोस्तों एक लोक नृत्य है, तो रासलीला से ही इसका क्या हुआ, उद्गम हुआ। कथक का अर्थ होता है कथावाचक, यानी कि नृत्य के द्वारा नृत्य के विभिन्न भावों के द्वारा जो है एक कथा का जो है कथा को बताना, उसे कहा जाता है कथक। इस पर फारसी वेशभूषा तथा नृत्य शैली का अधिक प्रभाव था, क्योंकि
जब इसका विकास हुआ उस समय भारत पर मुस्लिम शासक थे। और हमारे उत्तर प्रदेश में आप लोग सभी जानते हैं कि ये पहले अवध के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर जो है कई मुस्लिम नवाब थे। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे ने पुनर्जीवित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कथक की शास्त्रीय शैली को यानी शास्त्रीय रूप में इसे किसने जीवित किया, तो लेडी लीला सोखे ने जीवित किया। कथक की एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने विभिन्न घरानों को जन्म दिया। विभिन्न घरानों मतलब कि जहाँ से मतलब कि उन्होंने वो लोग जो है उनको सिखाते थे लोगों को कथक नृत्य, तो वो विभिन्न घरानों को जन्म दिया। जैसे कि लखनऊ घराना, तो लखनऊ घराना दोस्तों ये पूछा जाता है, ये नवाब वाजिद अली शाह थे जिनके समय में ये अपने चरमोत्कर्ष पर था। प्रश्न कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि कथक नृत्य अपने चरमोत्कर्ष पर किसके समय में था, तब भी इसका आंसर यही होगा, नवाब वाजिद अली शाह दोस्तों। फिर है जयपुर घराना, ये भानुजी द्वारा इसे आरंभ किया गया। प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि जो जयपुर घराना है किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो ये भानुजी द्वारा आरंभ किया गया। अगला है हमारा रायगढ़ घराना, ये सभी कथक नृत्य के घराने हैं। राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में इसका विकास हुआ दोस्तों। अगला है बनारस घराना, यह जानकी प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट, जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ। ठीक है दोस्तों। अब अगला है प्रश्न, कथक नृत्य के जटिल पद चालनों और चक्रों के प्रयोग से इसे पहचाना जाता है। वैसे कोई नृत्य कर रहा है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये कथक नृत्य है या कोई अन्य नृत्य है, तो इसमें दोस्तों जैसे लहरा के चला जाता है, पद चाल किए जाते हैं और चक्कर खाकर गिर जाते हैं लोग, मतलब नृत्य में, ठीक है, वास्तव में नहीं गिरते हैं मगर नृत्य में गिर जाते हैं चक्कर खा के। इसे दिखाएंगे कि चक्कर खा के गिर गई और लहरा के चलना, तो इन सब क्रियाओं से आप उसे पहचान सकते हैं कि क्या है, ये हमारा कथक नृत्य है दोस्तों। कथक की जुगलबंदी सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कथक की जुगलबंदी यानी वो किसके साथ सम्मिलित रूप से जो है जुगलबंदी होती है। जुगलबंदी में जोड़ी बनाई जाती है, तो ध्रुपद संगीत के साथ दोस्तों। मुगल काल में इसमें तराना, ठुमरी, गजल भी सम्मिलित किए गए साथियों। अब इसके प्रसिद्ध समर्थक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी आदि हैं ये कथक के प्रसिद्ध समर्थक साथियों। मैंने इसलिए इसको इतना डीप में बताया है क्योंकि आने वाले उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में यहाँ इससे कहीं से भी प्रश्न बने तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सके साथियों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आने वाली हैं और उनके एग्जाम्स भी होंगे। चलिए आगे चलते हैं। सत्रिय ये भी नृत्य है, इसे असमिया भी कहा जाता है। इसे वैष्णव संत शंकर देव द्वारा आधुनिक रूप में प्रचलित किया गया था। कौन संत, वैष्णव संत। मैंने बताया वैष्णव का मतलब होता है एक धर्म संप्रदाय था हिंदू धर्म का ही, जिसकी स्थापना भगवान विष्णु ने की थी और इसके जो संत थे शंकर देव ने इसे आधुनिक रूप प्रदान किया। किसे, क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य, या इसे ही क्या कहा जाता है, असमिया कहा जाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख भी है साथियों। ठीक है, ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि भक्ति आंदोलन से प्रेरित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो दोस्तों वो होगा हमारा क्षत्रिय या असमिया साथियों। हाँ, अब एक चीज और बता दूं, मैंने जैसा कि लिखाया था कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है दोस्तों। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, परंतु भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, दोस्तों मैं बता रहा हूं फिर से, देखो मैं बोल रहा हूं कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक, परंतु भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार
शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 बताई गई है। अब 9 क्यों बताई गई है? क्योंकि इसमें जो है छऊ नृत्य, छऊ, इसमें क्या है? छऊ, छऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी गई, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? 9। मगर सबसे जो प्रमाणिक है वो क्या है? 8। दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे हैं, जो कि हमने पूरे आपको कंप्लीट करा दिए हैं। देखो मैं एक चीज बता दूं कि कुछ किताबों में यक्षगान को भी शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, परंतु वो सही नहीं है। जितने मैंने लिखाए हैं यही शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं, और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो सबसे सटीक है वो क्या मानी गई है? 8 शास्त्रीय नृत्यों की संख्या मानी गई है प्रिय साथियों। तो ये हमारे शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट होते हैं, इनसे अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हम अगला एपिसोड शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे हम भारत के लोक नृत्य। देखो बता दूं कि शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में हुआ है, प्राचीन काल से होता आ रहा है, वो शास्त्रीय नृत्य होते हैं। लोक नृत्य क्या होता है? इसे सामान्य जनमानस के लोग जो है अपने मनोरंजन के लिए जिस प्रकार के नृत्यों का विकास किया, तो उसे ही लोक नृत्य कहा गया। लोक नृत्य, लोक का मतलब होता है सामान्य जनमानस, ठीक है। सामान्य जैसे कि आप लोग नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, ये सब क्या है? लोक नृत्य हैं। कजरी हो गया, ये सभी क्या है? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं साथियों, यानी कि सामान्य जनमानस के द्वारा विकसित किए गए हैं, ये लोक नृत्य कहलाते हैं। शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में है, प्राचीन काल से इन नृत्यों का उल्लेख मिलता है साथियों, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्यों में। कल हम भारत के प्रमुख लोक नृत्यों के विषय में चर्चा करेंगे साथियों। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इस श्रृंखला से बहुत ही फायदा मिल रहा होगा, और आप सभी बड़े ही आनंद के साथ इसको पढ़ रहे होंगे। मैं आप सभी से एक गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आप प्रतिदिन इस श्रृंखला को देखें और अपने फीडबैक भी दें। आप कमेंट में आप जो है हमें लिखकर बताएं कि क्या कमी है या हमें कैसे इसका सुधार करना चाहिए। मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आप सभी इस वीडियो को देखने और देखने के बाद कमेंट अवश्य करेंगे। तो आज मैं जो है यहीं पर इसको समाप्त करता हूं छात्रों। तो धन्यवाद।